एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। तो फुल सोल्यूशन के साथ मैं आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन बताऊंगी 1 से लेकर 23 तक। आपका जो राजनीति शास्त्र का पेपर है वो 26 फरवरी के दिन होने वाला है। तो 26 फरवरी के दिन यदि एग्ज़ाम में आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखें। आज की यह जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न हम समझेंगे। तो आपका पहला प्रश्न इसमें रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है, क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र संकट है। जो क्यूबा है, क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र जो संकट है वो कौन सा है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा 1962। आ नंबर वाला ही आपका इसमें सही रहेगा। तो आ नंबर वाला ही आपका इसमें सही है। दूसरा है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानव अधिकार जो दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर आपका रहेगा ट्राइग ली। क्या रहेगा? ट्राइग ली, सा नंबर वाला। अगला आपका रहेगा, रेडियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का एक शहर है? तो इसका आंसर आपका रहेगा ब्राज़ील। अगला है, बोल्शेविक रूस की क्रांति हुई। तो यह जो क्रांति है 1917 में हुई। अगला है, पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आपका रहेगा हरियाणा। तो ये हो गए हैं सही विकल्प। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक हम करेंगे। तो पहले का आपका ए वाला सही रहेगा, दूसरे का आपका इसमें रहेगा सी वाला, तीसरे का भी आपका इसमें सी वाला सही रहेगा, चौथे का आपका ए वाला सही रहेगा, पांचवें का आपका इसमें ये 1917 बी वाला, और छठे का आपका हरियाणा। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। और यूट्यूब पर भी हम आपको लगातार एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। इसके अलावा आपको ऐप पर भी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हम मॉडल पेपर दे रहे हैं। साथ में फुल सोल्यूशन आपको मिल रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे दिए जा रहे हैं। यदि आप अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन लें। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, चेक करिए, जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल डेडेस थे। तो कौन थे? तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पे सी राजगोपालचारी थे। दूसरा है, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या डेढ़ थी। तो देशी रियासतों की जो संख्या है वो कितनी थी? 565। कितनी थी? 565। अगला प्रश्न है आपका, गुजरात दुग्ध विपणन संघ का प्रसिद्ध नाम डेटेस है। तो क्या नाम है? अमूल। अगला है, नाटो का पूरा नाम डेटेस है। तो नाटो का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या नाम है इसका पूरा? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अगला है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान डेडेस ने किया है। तो किसने किया है? जयप्रकाश नारायण ने किया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जय
जयप्रकाश नारायण। अगला है आपका, चीन ने 1972 में डेडेस के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त कर किया। तो किसके साथ किया था इन्होंने? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। तो यहाँ पे हम भर लेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पहले भर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये यहाँ से मैंने भर दिया है, अच्छे से कंप्लीट आप करें। अब अगला आपका जो प्रश्न है सत्य असत्य, तो चलिए सत्य असत्य को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो ये आपका सत्य रहेगा। इसका सही आंसर आपका रहेगा 1991 में हुआ था, ना कि 90 में। अगला है, भारत में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षरित किए। तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। अगला है, भारतीय सेना ने सन 1961 में सैनिक कार्यवाही द्वारा गोवा को मुक्त कराया। तो तीसरा भी आपका इसमें सत्य रहेगा। चौथा है, पेड़ कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है, यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियां हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा इसमें, क्योंकि 10 नहीं है, कितनी है? 12 हैं। यदि 12 आए तो सत्य कर दीजिए। अगला है, आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये भी आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। तो ये हो गए हैं सत्य असत्य। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करेंगे। तो पहला फॉल्स रहेगा, दूसरा ट्रू रहेगा, तीसरा ट्रू, चौथा भी, और पांचवा आपका फॉल्स रहेगा और छठा ट्रू रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ पे सत्य असत्य। अब यहाँ से हम अगले प्रश्न में जोड़ियों को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से मैंने जोड़ियों को भर दिया है, लेकिन देखिए मुझे जोड़ी में थोड़ा सा डाउट है, तो आप एक बार इनको चेक कर लीजिए। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करें। अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो पहला आपका रहेगा, श्रीलंका के जाति संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका रही है? तो किस की भूमिका इसमें रही है? तो इसका आंसर आपका रहेगा सिंहली समुदाय। सिंहली समुदाय की भूमिका रही है। अगला है, अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो ये हमला 11 सितंबर 2001 में हुआ था। अगला है, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होना। किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होना। अगला है, ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह शहर किस देश की राजधानी है? तो आज यह शहर उज्बेकिस्तान की है। किसकी? उज्बेकिस्तान की। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे उज्बेकिस्तान। अगला है, विश्व ग्राम की संरचना को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। अगला है, महाश्वेता देवी के उपन्यास पर नक्सलवाद से संबंधित फिल्म कौन सी है? तो 1084 की माँ।
1084 की माँ। अगला है आसियान शैली क्या है? तो आसियान शैली सहयोग और समन्वय की शैली है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सहयोग और समन्वय की शैली। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने कंप्लीट कर दिया है पहले ही, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट आप करें। और यहाँ से आपका ये छठा प्रश्न है 7वां, तो स्क्रीनशॉट लें और PDF के द्वारा पूरा सोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। और ज़्यादा सोचे नहीं, आप जल्दी से ऐप का सब्सक्रिप्शन लें, ऐप के साथ आप जुड़ें और वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और पेपर से एक दिन पहले आपको स्पेशल PDF भी मिलेगी, तो जल्दी से ऐप के साथ आप जुड़ें। तो चलिए इसका सल्यूशन हम समझ लेते हैं। तो ये आपका छठा प्रश्न है, रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं? तो रूस की सीमाएं नॉर्वे, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कब्जा, खाजिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर प्रदेश कोरिया से मिलता है। तो 2-4 नाम आप लिख दीजिएगा, मैंने पूरे नाम यहाँ पे तैयार किए हैं। तो चलिए यहाँ से अगला प्रश्न, मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार हेतु सोवियत संघ में किन नीतियों को अपनाया? तो गोर्बाचेव ने पहरे इस कोई का यानी कि आर्थिक पुनर्गठन और ग्लासनोस्त यानी कि राजनीतिक खुलापन की नीति अपनाई। इन्होंने जो गोर्बाचेव थे, इन्होंने आर्थिक पुनर्गठन और राजनीतिक खुलापन की नीति अपनाई थी। तो सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। 7वां, भारत एवं नेपाल के मध्य कौन सी संधि हुई? तो भारत और नेपाल के बीच 1950 की मैत्री संधि हुई। कब? 1950 में मैत्री संधि हुई, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच सहयोग, व्यापार और आवागमन की सुविधा है। क्या है? दोनों देशों के बीच सहयोग, व्यापार और आगमन की सुविधा है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। अगला है, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन सी कठिनाइयां हैं? तो पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण की प्रमुख कठिनाई सैन्य हस्तक्षेप, कमजोर राजनीतिक दल और स्थिर सरकारें हैं। क्या है? कठिनाई सैन्य हस्तक्षेप है और कमजोर राजनीतिक दल है और अस्थिर सरकारें हैं। 8वां, निस्त्रीकरण क्या है? तो निस्त्रीकरण का अर्थ है देशों द्वारा हथियारों, विशेषकर परमाणु हथियारों को कम करना या समाप्त करना। निस्त्रीकरण यानी कि कोई हथियार नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि देशों द्वारा हथियारों, विशेष परमाणु हथियारों को कम करना या समाप्त करना। अगला है, भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक। तो भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक है, सैन्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। क्या है? सैन्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता या उपलब्धि का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति बनाए रखने, युद्ध रोकने, मानव अधिकार की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति बनाए रखने के लिए युद्ध रोका, मानव अधिकार की रक्षा करी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है, न्यास परिषद के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो न्यास परिषद का प्रमुख कार्य न्याय क्षेत्रों को आत्मशासन और स्वतंत्रता की ओर ले जाना। क्या है? न्याय क्षेत्रों को आत्मशासन और स्वतंत्रता की ओर ले जाना। अगला, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण औद्योगिकीकरण, वाहनों का धुआं, वनों की कटाई और रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक प्रयोग। औद्योगिकीकरण से निकलने वाला धुआं, गंदा पानी, ये सब क्या है? प्रदूषण फैलाता है। वाहनों से निकलने वाला जहरीली गैसें और वनों की कटाई और रासायनिक पदार्थों का अत्यधिक प्रयोग। अगला है, साझी संपदा किसे कहते हैं? तो जो साधन समाज के सभी लोगों द्वारा मिलकर उपयोग किए जाते हैं उन्हें साझी संपदा कहते हैं। तो देखिए हेडिंग में ही उत्तर छुपा है, यानी कि सब मिलकर किसी की सहमति से संपदा का उपयोग करना ही क्या है? साझी संपदा है। अगला है, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतंत्र चरित्र पर
खराब असर हुआ है तो नहीं। एकल पार्टी प्रभुत्व के बावजूद भारत में स्वतंत्र चुनाव और विपक्ष की भूमिका बनी रही है, जिससे लोकतंत्र सुरक्षित रहा है। एकल पार्टी प्रभुत्व के बावजूद क्या है, भारत में स्वतंत्र चुनाव और विपक्ष की भूमिका बनी रही है, जिससे लोकतंत्र सुरक्षित रहा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें इनको। और अगला आपका प्रश्न है, विपक्षी पार्टी के उद्भव के कारण लिखिए। तो सत्तारूढ़ दल की नीतियों से असंतोष। जब सरकार की नीति जनता के हितों के विरुद्ध होती है तब उनके विरोध में विपक्षी दलों का उद्भव होता है। जब सरकार क्या करती है, नीतियां जनता के हित के विरुद्ध करती है तब उनके विरोध में विपक्षी दलों का उद्भव होता है। दूसरे, लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता। लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण और आलोचना के लिए विपक्षी दलों का होना आवश्यक है। लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण करने के लिए क्या है, आलोचना के लिए विपक्षी दल होना आवश्यक है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। और विचारधारात्मक मतभेद। विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधाराओं के कारण नए विपक्षी दल बनते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करिएगा। अब चलिए 12वां प्रश्न हम समझेंगे। भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। तो इसकी विशेषता है, पहली, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना, विश्व शांति में विश्वास रखना, पंचशील सिद्धांतों का पालन करना तथा सभी देश से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना। क्या है, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना चाहिए, विश्व शांति के लिए विश्वास करना चाहिए और पंचशील सिद्धांतों का पालन करना चाहिए ताकि सभी देश में क्या है, मैत्री संबंध बने रहें। यहाँ से आप कंप्लीट करें। और शिमला समझौता किसे कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ समझौता, जिसके द्वारा आपसी विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का निर्णय लिया गया, शिमला समझौता कहलाता है। क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच कब 1972 में समझौता हुआ था, जिसके द्वारा आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का निर्णय लिया गया, यही क्या कहलाता है, शिमला समझौता कहलाता है। यहाँ से 13वां दल बदल क्या है, लिखिए। जब कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, उसे दल बदल कहते हैं। दल बदल क्या है कि इसमें कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि क्या करता है, अपनी राजनीति छोड़कर दूसरी राजनीति पार्टी में शामिल हो जाता है, उसे दल बदल कहते हैं, यानी कि अपनी जगह बदल लेना। अगला आपका है, भारत में 1967 के चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूचाल क्यों कहा जाता है? तो 1967 के चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व कमजोर हुआ। किसका? कांग्रेस का प्रभुत्व कमजोर हुआ और कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, इसलिए इसे राजनीतिक भूचाल कहते हैं। गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, राजनीतिक भूचाल कहते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट करें। और 14 प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य की प्रमुख 4 क्षेत्रीय आकांक्षाएं लिखिए। तो पूर्वोत्तरी राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षाएं, पहली, अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना। किसकी? अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करें। आर्थिक विकास, राजनीतिक स्वायत्तता और शांति और सुरक्षा की स्थापना। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा आप भी स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से है, सिक्किम का विलय समझाइए। तो 1975 में जनपद संग्रह के बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया और उसका भारतीय संघ में विलय हुआ। कब? 1975 में जनपद संग्रह के बाद सिक्किम को भारत का क्या 22वां राज्य बनाया गया और उसका भारतीय संघ में विलय हुआ। यहाँ से है, WSF क्या है, अर्थ लिखिए। WSF का अर्थ है, यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड सोशल फोरम। यहाँ सामाजिक न्याय, समानता और वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा करने का मंच है। किस पर? सामाजिक न्याय, समानता और वैश्वीकरण के प्रभाव पर चर्चा करने का मंच है। अगला है, वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी को एक कारण लिखिए। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास वैश्वीकरण का एक प्रमुख कारण है। किसका? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास करना क्या है, वैश्वीकरण का एक प्रमुख कारण है। अगला है आपका, यूरोपीय संघ की कौन सी विशेषता है उसे एक प्रभावी क्षेत्र गठन बनाती हैं? तो यूरोपीय संघ की प्रभावशीलता के कारण सामूहिक आर्थिक नीतियाँ, साझा मुद्रा यूरो और राजनीतिक सहयोग और मजबूती संस्थाएं, ये सब क्या है, यूरोपीय संघ की विशेषताएं हैं जो उसे मजबूत बनाती हैं कि सामूहिक आर्थिक नीतियाँ, साझा मुद्रा यूरो,
राजनीतिक सहयोग और मजबूत संस्थाएं। अगला है भारत चीन के मध्य मतभेदों के 4 कारण लिखिए। तो पहला है सीमा विवाद, सीमा पर विवाद होने के कारण। दूसरा है तिब्बत का प्रश्न। तीसरा है 1962 का युद्ध। चौथा है चीन पाकिस्तान संबंध। तो क्या क्या है? सीमा विवाद, तिब्बत का प्रश्न, 1962 का युद्ध, चीन पाकिस्तान संबंध। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। और दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों की योगदान की व्याख्या कीजिए। सार्क देशों ने अपनी सहयोग, क्षेत्रीय व्यापार, सामाजिक आर्थिक विकास और शांति स्थापना के माध्यम से दक्षिण एशिया के विकास में योगदान दिया। क्या किया था? सार्क के देशों ने आपसी सहयोग दिया, क्षेत्र व्यापार का सहयोग दिया, सामाजिक आर्थिक विकास का सहयोग दिया। शांत में इन्होंने क्या किया? शांति स्थापना के माध्यम से दक्षिण एशिया के विकास में योगदान दिया। तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। चलिए स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। भारत श्रीलंका मतभेद के 4 कारण। पहला है तमिल समस्या, शरणार्थी मुद्दा, समुद्री सीमा विवाद और आंतरिक राजनीति। क्या क्या है? तमिल समस्या है, शरणार्थी मुद्दा है, समुद्री सीमा विवाद और आंतरिक राजनीति। ये भारत और श्रीलंका के मतभेद के कारण। 18वां नीति आयोग के 5 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है देश के समावेशी विकास को बढ़ावा देना। किसको? देश का जो समावेशी विकास है उसको बढ़ावा देंगे। सहकारी संघवाद को मजबूत करना, सहकारी जो संघवाद है उसको मजबूत करना। दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण करना। किसका? जो दीर्घकालीन नीति है उसका निर्माण करना। राज्यों को नीति निर्माण में भागीदारी बनाना, राज्यों को किसका? नीति निर्माण में भागीदारी बनाना। और विकास कार्यक्रमों की निगरानी, किसका विकास कार्यक्रम है उसकी निगरानी करना। तो ये इसके यहाँ पे 4 कारण थे। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। अगला हम यहाँ से प्रश्न पढ़ेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर दिया गया है तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को मजबूत किया है। किसको? द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है उसमें भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर दिया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को मजबूत किया गया है। अगला आपका इसमें रहेगा आसियान का गठन समझाइए। तो आसियान का गठन 1967 में बेकोर्क घोषणा के माध्यम से किया गया। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। क्या था आसियान का गठन? कि 1967 में बेकोक घोषणा के माध्यम से, किसके? बेकोक घोषणा के माध्यम से किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया जो देश थे उसमें आर्थिक विकास हो, राजनीतिक स्थिरता उसमें बनी रहे और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिले। तो ये इसका गठन इसलिए किया गया था आसियान का। अब यहाँ से आपका अगला है भारत चीन संबंधों को अधिक मधुर बनाने हेतु तो आप क्या परामर्श देंगे? तो भारत और चीन के मध्य जो संबंध है उसको बेहतर बनाने के लिए आपसी संवाद बढ़ाना, सीमा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना आवश्यक है। क्या क्या करेंगे? आपसी संवाद है उसको बढ़ाएंगे और सीमा विवाद में शांति बनाए रखेंगे, समाधान करेंगे और आर्थिक सहयोग से मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। अगला है सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। गोर्बाचेव की सुधार नीतियाँ, आर्थिक संकट, राष्ट्रवादी आंदोलनों और कम्युनिस्ट पार्टी की कमजोरी के कारण विभिन्न गणराज्य अलग अलग हो गए और सोवियत संघ टूट गया। तो क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन है वो 1991 में हुआ और गोर्बाचेव की सुधार नीतियों ने, आर्थिक संकट ने, राष्ट्रवादी आंदोलन और कम्युनिस्ट पार्टी की कमजोरी के कारण विभिन्न गणराज्य क्या हो गए थे? अलग हो गए थे, जिससे सोवियत संघ टूट गया था। अगला है भारत रूस पारंपरिक संबंधों से हमारा देश किस प्रकार लाभान्वित हुआ है। तो भारत को रूस से रक्षा सहयोग, तकनीकी सहायता, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन प्राप्त हुआ। जो भारत है उसको क्या है? रूस से रक्षा मिली, सहयोग मिला, तकनीकी सहायता मिली, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग मिला और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन मिला, जिससे क्या है? हमारा देश लाभान्वित हुआ। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र मंच के कोई 6 आधारभूत सिद्धांत लिखिए। तो सदस्य देशों की समानता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, बल प्रयोग से बचाव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानव अधिकारों का सम्मान, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान।
क्या क्या है? सदस्य देशों की समानता रहेगी, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, बल प्रयोग से बचाव रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रहेगा, मानव अधिकार का सम्मान और विवादपूर्ण शांति समाधान। कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के उद्देश्य एवं प्रमुख कार्य की विवेचना कीजिए। तो IMF की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिए की गई। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिए की गई। इसके प्रमुख कार्य है वित्तीय सहायता देना, विनिमय दरों में स्थिरता लाना और आर्थिक सलाह प्रदान करना। क्या है? वित्तीय सहायता देंगे, विनिमय दरों में स्थिरता लाना है और आर्थिक सलाह प्रदान करना है। अगला है आपका भारतीय संघ में मणिपुर रियासत का विलय किस प्रकार हुआ? तो 1949 में मणिपुर के महाराजा बोधचंद सिंह ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद मणिपुर का भारतीय संघ में विलय हुआ। 1950 में मणिपुर के जो महाराजा बोधचंद्र थे उन्होंने क्या किया? विलय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए, जिसके बाद मणिपुर का भारतीय संघ में विलय हो गया। अगला है राज्यों के पूर्ण गठन का क्या परिणाम निकला? तो राज्यों के पूर्ण गठन से प्रशासनिक सुविधा बढ़ी, भाषाई पहचान को मान्यता मिली और राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। क्या क्या हुआ? राज्यों के पूर्ण गठन से प्रशासनिक सुरक्षा बढ़ गई, भाषा पहचान को मान्यता मिल गई और राष्ट्रीय एकता मजबूत हो गई। अगला है आपका यहाँ से युवा तुर्क से आप क्या समझते हैं? तो युवा तुर्क भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर उभरा हुआ एक प्रगतिशील और सुधारवादी समूह था। क्या था? तुर्क भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर उभरने वाला एक गतिशील सुधारवादी समूह था। यह समूह पुराने नेताओं की अपेक्षा अधिक सक्रिय, परिवर्तनशील और समाजवादी विचारों का समर्थक था। यह जो समूह था वो क्या था? पुराने नेताओं की अपेक्षा में कैसा था? अधिक सक्रिय, परिवर्तनशील था और समाजवादी विचारों का समर्थन करता था। युवा तुर्क तेजी से सामाजिक आर्थिक सुधार, लोकतंत्र मूल्य और जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करने के पक्ष में थे। ये जो युवा थे वो क्या करते थे? सामाजिक आर्थिक सुधार लाते थे, लोकतंत्र मूल्यों और जन कल्याणकारी नीतियों का लागू करते थे और जवाहरलाल नेहरू इस विचारधारा से जुड़े प्रमुख नेता माने जाते हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू। अगला है 1977 में कांग्रेस की पराजय एवं जनता पार्टी की विजय के कारण कीजिए। तो 1977 में कांग्रेस की पराजय के प्रमुख कारण आपातकाल, नागरिक स्वतंत्रताओं का आह्वान और जनता में असंतोष थे, जबकि जनता पार्टी की विजय विपक्षी एकता और लोकतंत्र की बहाली के वादे से संभव हुई। जो 1977 में कांग्रेस की पराजय के प्रमुख कारण क्या थे? आपातकाल, नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन और जनता में असंतोष थे। जनता पार्टी की विजय विपक्षी एकता और लोकतंत्र की बहाली के वादे से संभव है। तो आज इस क्लास में मैंने आपको यहाँ पे कुल 23 प्रश्नों का सलूशन बताया है। सभी का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो भरोसा रखिए, यदि वार्षिक परीक्षा में अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें और ऐप का सब्सक्रिप्शन जल्दी से आप लें और एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से करें।